हेलो दोस्तों, आज हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत देने वाले विचारक मॉन्टेस्क्यू के विचारों का अध्ययन करेंगे। मॉन्टेस्क्यू का जन्म फ्रांस में हुआ था, लेकिन फ्रांस में मॉन्टेस्क्यू के विचारों का सम्मान नहीं हुआ। उसने फ्रांस में रहते हुए ही शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत दिया था, लेकिन फ्रांस के संविधान निर्माताओं ने मॉन्टेस्क्यू के विचारों को स्वीकार नहीं किया। मॉन्टेस्क्यू के विचारों को अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया। इस प्रकार सर्वप्रथम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका के संविधान में अपनाया गया था। तो आइए हम मॉन्टेस्क्यू के जीवन परिचय संबंधित अध्ययन करते हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जितने भी दार्शनिक हुए, उनमें रूसो को छोड़कर मॉन्टेस्क्यू सबसे महत्वपूर्ण था। अर्थात 18वीं शताब्दी में फ्रांस में जितने भी दार्शनिक हुए थे, उनमें से रूसो को छोड़कर मॉन्टेस्क्यू सबसे महत्वपूर्ण था। अर्थात सभी दार्शनिकों में मॉन्टेस्क्यू सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। उसे सामाजिक दर्शन की जटिलताओं का अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट ज्ञान था। अर्थात मॉन्टेस्क्यू को सामाजिक दर्शन की जटिलताओं का अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट ज्ञान था। अर्थात वहाँ की परिस्थितियों का अत्यधिक प्रभाव मॉन्टेस्क्यू पर पड़ा था, इसलिए उसे सामाजिक दर्शन की बारीकियों की जानकारी थी। उसने समाज और शासन का विस्तार से अध्ययन किया, इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने समाज और शासन का विस्तार से अध्ययन किया। मॉन्टेस्क्यू का जीवन परिचय। मॉन्टेस्क्यू का जन्म एक विख्यात फ्रांसीसी वकील के घर में सन 1689 में हुआ था। अर्थात मॉन्टेस्क्यू का जन्म फ्रांस में एक विख्यात वकील के घर हुआ था। 66 वर्ष की अवस्था में 10 फरवरी 1755 ईस्वी को वह इस संसार से विदा हो गया। अर्थात मॉन्टेस्क्यू 66 वर्ष की अवस्था तक ही जीवित रहा और वह 10 फरवरी 1755 ईस्वी को वह इस संसार से विदा हो गया। मॉन्टेस्क्यू के जीवन में रूसो के समान विलक्षणता का अस्तित्व नहीं था। अर्थात रूसो के जीवन में जितनी अभावपूर्णता का वास था या उसके जीवन में जितनी विलक्षणता थी, उतनी मॉन्टेस्क्यू के जीवन में नहीं थी। किंतु अपनी रचनाओं में विशेषकर द स्पिरिट ऑफ लॉज के कारण वह शिक्षित समाज में सदा के लिए अमर हो गया। मॉन्टेस्क्यू अपने ग्रंथ द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, उसके कारण वह शिक्षित समाज में सदा के लिए अमर हो गया। मॉन्टेस्क्यू को अपने जीवन में रूसो की भांति अभाव के दिन नहीं देखने पड़े। अर्थात मॉन्टेस्क्यू को विरासत में धन संपत्ति मिली थी, इसलिए रूसो के समान उसे अभाव के दिन नहीं देखने पड़े थे। उसे अपनी माता से और तत्पश्चात अपने ताऊ से विरासत में विशाल संपत्ति मिली। अर्थात मॉन्टेस्क्यू को अपनी माता और ताऊ से विरासत में विशाल संपत्ति मिली और मॉन्टेस्क्यू का जिस महिला से विवाह हुआ, वह भी अपनी पैतृक संपत्ति साथ लेकर आई थी। अर्थात साथ लेकर आई। यही कारण था कि वह सुख एवं शांति की जिंदगी बसर करते हुए, विशाल संपत्ति होने के कारण मॉन्टेस्क्यू की जिंदगी सुख और आनंद में बसर हुई। अर्थात उसके जीवन में सुख एवं शांति का वास सदा बना रहा। सामाजिक एवं बौद्धिक कार्यों को करते हुए, अर्थात वह सुख एवं शांति से जिंदगी बसर करते हुए सामाजिक एवं बौद्धिक कार्यों को करते हुए निश्चित होकर मर सका। इस प्रकार उसे कभी भी धन का अभाव नहीं हुआ और वह पूरे जीवन भर सामाजिक एवं बौद्धिक कार्य करते हुए निश्चिंत होकर मर सका। इस प्रकार वह निश्चिंत होकर मर सका, उसे कोई जीवन में कोई समस्या नहीं आई। मॉन्टेस्क्यू ने ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, इटली, हॉलैंड और
इंग्लैंड की यात्रा करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राजनीतिक शक्तियों का विभाजन ही वहाँ की राजनीतिक प्रमुखता का स्रोत है। अर्थात राजनीतिक जो शक्तियाँ हैं या शासन के जितने भी अंग हैं उनकी शक्तियाँ पृथक पृथक होनी चाहिए। उनकी शक्तियाँ एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों की समिति में नहीं होनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। मॉन्टेस्क्यू को फ्रांस की दुर्दशा देखकर बड़ा दुख होता था। अर्थात मॉन्टेस्क्यू के समय फ्रांस की स्थिति खराब थी, इसलिए फ्रांस की दुर्दशा देखकर उसे बड़ा दुख होता था। वास्तव में उसका आविर्भाव एक ऐसे समय हुआ था जब फ्रांसीसी जनता करों के बोझ से पिस रही थी। अर्थात मॉन्टेस्क्यू का आविर्भाव उस समय हुआ था जब फ्रांस की जनता करों के बोझ से पिस रही थी। जनता के पास तन ढकने को वस्त्र और पेट भरने के लिए पूरा भोजन नहीं था। अर्थात जनता की स्थिति बहुत खराब थी, उन्हें तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे और पेट भरने के लिए पूरा भोजन नहीं था। फ्रांस के राजा एवं उसके सामंतों का जीवन भोग और विलासपूर्ण था। अर्थात उस समय फ्रांस के राजा और सामंतों का जीवन भोग विलासपूर्ण था। वे पूर्ण रूप से भोग और विलास में डूबे हुए थे। उन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं था। कर्षक वर्ग सामंतों की दमनकारी नीति से, अर्थात फ्रांस के जो कर्षक थे वो सामंतों की दमनकारी नीति से परेशान थे और मध्यम वर्ग करों के बोझ से परेशान था। अर्थात मध्यम वर्ग करों के बोझ से पीड़ित था क्योंकि अत्यधिक कर मध्य वर्ग पर लगाए गए थे। मॉन्टेस्क्यू तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का अंत करके फ्रांस में एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहता था। इस प्रकार फ्रांस की स्थिति देखकर मॉन्टेस्क्यू तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था का अंत करके फ्रांस में एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहता था। वह फ्रांस में एक अच्छी सरकार और अच्छी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। फ्रांस की तत्कालीन स्थिति का प्रमुख कारण मॉन्टेस्क्यू शक्ति के केंद्रीकरण को मानता था। अर्थात तत्कालीन जो फ्रांस की स्थिति थी उसका मुख्य कारण ये मानता था कि वहाँ शक्ति का केंद्रीकरण था, शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित थी। उसका मानना था कि शासन की सभी शक्तियाँ जैसे विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियाँ जब एक ही व्यक्ति एवं कुछ व्यक्तियों की समिति या समूह के हाथों में निहित होगी तो शक्ति सत्ता का दुरुपयोग होगा। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि शासन की तीनों शक्तियाँ विधायी, कार्यकारी और न्यायिक, ये तीनों शक्तियाँ जब एक ही व्यक्ति के हाथों में या कुछ व्यक्तियों की समिति या समूह के हाथों में होंगी तो ऐसी स्थिति में शक्ति सत्ता का दुरुपयोग होगा, जो आवश्यक रूप से ऐसा ही होता है क्योंकि शक्ति ही शक्ति का दुरुपयोग है। अर्थात शक्ति ही शक्ति का दुरुपयोग कर देती है। अत्यधिक शक्ति प्राप्त होने पर व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। अर्थात जब व्यक्ति को अत्यधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अर्थात इस स्थिति से निदान पाने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि सरकार के तीनों अंगों, जैसे सरकार के अंग तीन होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, की शक्तियाँ पृथक पृथक होनी चाहिए। अर्थात सरकार के तीनों अंगों की शक्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए, पृथक पृथक होनी चाहिए, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिससे सरकार के विभिन्न अंगों में नियंत्रण और संतुलन स्थापित रहे। अर्थात सरकार के तीनों अंगों में एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बना रहे, न तो सरकार का कोई अंग अत्यधिक शक्तिशाली बन सके और न ही किसी दूसरे अंग की शक्तियों का अतिक्रमण कर सके। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। नेट की एग्ज़ाम और फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम और अन्य कंपटीशनों में भी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस विचारक ने दिया था। अर्थात तो इस प्रकार
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था और मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज में किया था। अगर ये चैप्टर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।